हाँ जी, तो फिर आज हम देखेंगे यूरोप कंपनीज का इंडिया में किस तरीके से आना हुआ। ये जो पार्ट है और ये जो टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है। ये सबसे पहला टॉपिक है किस तरीके से कौन कौन सी जो कंट्रीज है, कौन कौन सी जो प्रोविंसेस हैं हमारे इंडिया में आना स्टार्ट हुई थी। तो हम बात करते हैं जो सबसे पहली प्रोविंसेस थी हमारी कंट्री में आने वाली, वो थी पुर्तगीज जो कि इंडिया में आए थे पहले थे। दूसरे डच, और जो तीसरे थे वो इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, और जो फोर्थ थे वो डेनिस, फिफ्थ फ्रेंच, और जो छठे और लास्ट थे उनका नाम था स्वीडिश। तो हम बात करते हैं जो मार्केट का पहले 1400 एडी के समय में जो मार्केट का फ्लो हुआ करता था वो इंडिया से यूरोप ना होकर पहले इंडिया फिर अरब और यूरोप से होकर मार्केट का फ्लो हुआ करता था। लेकिन कुस्तुनतुनिया के एंड के बाद 1453 में ये ट्रेड अरब की तरफ से रोक दिया गया, जिसकी वजह से इंडिया का यूरोप में ट्रेड नहीं हो पाया करता था। ये ट्रेड समुद्री रास्ते के जरिए ना होकर लैंड के थ्रू हुआ करता था, जहां पर यूरोप और इंडिया आपस में अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे के गुड को एक्सचेंज करने के लिए ये फ्लो ऑफ मार्केट का जो रूट था इस तरीके से फॉलो किया करते थे। यूरोप का जो एक्सपोर्ट ये ब्लॉक होने का जो सबसे मेन कारण रहा था वो टर्की था। फिर उसके बाद काफी लंबे समय के बीत जाने के बाद ये ट्रेड ना होने के कारण जो स्पेन की एक क्वीन थी जिनका नाम था एलिजाबेथ, उन्होंने कोलंबस को भेजा, जहां पर उनको सर्च करने के लिए भेजा कि एशिया या फिर इंडिया कहाँ पर है। तो उन्होंने इंडिया को सर्च किया और ब्लैक चिल नाम की जगह को सर्च करके वो आ गए थे। फिर उसके बाद जो पुर्तगीज के किंग थे जिनका नाम था हेनरी, उन्होंने बोर्थोलेमू डिग्यास को भेजा, जो यहाँ पर मेंशन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखो, ये जो नाम है बोर्थोगेलिस डिग्यास, उन्होंने उनको भेजा हेनरी ने, जो कि किंग थे पोर्तुगीज के। उन्होंने इंडिया को सर्च तो नहीं किया, लेकिन वो वहां से अफ्रीका पहुंच गए थे। तो अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्होंने वहां से केप ऑफ गुड होप को सर्च किया। केप ऑफ गुड होप एक सर्च थी जहां से हम इंडिया को सर्च किया करते थे। केप ऑफ गुड होप मतलब वो जो हमारे जो बार्थोलेमू दियाज थे, वो इंडिया ना पहुंचकर साउथ अफ्रीका पहले पहुंच गए थे। अफ्रीका वहां पर पहले पहुंच गए थे, और अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर हमारे कुछ गुजराती भाई लोग मिले होंगे। तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ये इंडिया है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये अफ्रीका है। तो फिर उन्होंने बोला कि इंडिया कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया यहाँ से कुछ दूरी पर और है। हम जो समुद्री रास्ते से इंडिया में अपने ट्रेड को एक्सचेंज किया करते हैं। तो वो वहां से वापस चले गए। वो इंडिया तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने केप ऑफ गुड होप को सर्च कर लिया था, जिसके बाद पुर्तगीज के दूसरे एक्सप्लोरर जो होंगे और इंडिया में आने वाले पहले एक्सप्लोरर होंगे, जिनका नाम था वास्को दी गामा, जो कि इंडिया में सबसे पहले केप ऑफ गुड होप की वजह से इंडिया में आ पाएंगे। ओके, तो केप ऑफ गुड होप को सर्च करने वाले थे बार्थोलोमी दियाज, और ये किनके द्वारा भेजे गए थे, वहां के जो किंग थे जिनका नाम था हेनरी। और केप ऑफ गुड होप कहाँ पर सर्च किया गया था, ये अफ्रीका में सर्च किया गया था। इंडिया में आने वाले रूट को केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। तो हम बात करते हैं पुर्तगीज इन इंडिया, क्योंकि सबसे पहले केप ऑफ गुड होप यहीं पर ही सर्च किया गया था। और देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बोर्थोलोमी दियाज, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप है ना, गुड होप टू अट्रैक्ट मोर पीपल एंड केप सी रूट, ठीक है ना, ये कहाँ पर साउथ कोस्ट ऑफ अफ्रीका में इन्होंने ये सर्च किया था। फिर उसके बाद केप ऑफ गुड होप का जो पॉइंट है उसको आज के समय पे इस तरीके से, है ना, ये देखो इनकी फोटो है। फिर उसके बाद देखो यहाँ से जो यूरोपियन थे, लंदन थे, वो यहाँ से अफ्रीका तक पहुंचे थे, और केप ऑफ गुड होप यहीं पर ही सर्च की गई थी। ये देखो यहाँ से ये मूव किए थे, और मूव करने के बाद ये इस तरीके से रास्ते के जरिए यहाँ पर इन्होंने केप ऑफ गुड होप को सर्च कर लिया था। और यहाँ से सर्च करने के बाद यहाँ पर इन्हें हमारे कुछ गुजराती लोग दिखे थे, उनसे उन्होंने कुछ हेल्प मांगी होगी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से इंडिया कुछ ही दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, तो इन्होंने बताया होगा कि यहाँ से हम
इंडिया पहुंच सकते हैं। देखो एक दूसरा जो रूट था जो कि अरेबियन गल्फ के थ्रू आ सकते थे, वो रूट इस तरीके से फॉलो रहा करता था। देखो बीच में ये सी रूट था, इस रूट के जरिए हम यहाँ पर इस तरीके से हम ट्रेड को एक्सप्लोर किया करते हैं। और लेकिन यहाँ पर हमें एक मेन चीज और देखने को मिलती है, स्विज कैनाल। ये काफी फेमस हुई थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो शिप थी फंस गई थी। तो ये एक स्विज कनाल भी यहाँ पर एक बहुत फेमस कैनाल है, जो कि मैन मेड कनाल है, जिसको यूज किया जाता है बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए। जो हमारे जो इंडिया से एशिया से अफ्रीका तक, सॉरी एशिया से यूरोप तक होने वाले ट्रेड के जो टाइम को बहुत ज़्यादा बचाती है, ये स्विस कैनाल इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये इकोनॉमिकली एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो हमारी स्विज कैनाल वाला रूट है, ये जो डिस्टेंस को कम कर देती है, कितने परसेंट से, 43% से डिस्टेंस को कम कर देती है। लगभग 50% जो डिस्टेंस है यूरोप से लेके अरेबियन गल्फ तक का, उस डिस्टेंस को ये कम कर देती है। लेकिन अगर हम देखें बाहर वाले तरीके से आने में, ये जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा लंबा होता है। लेकिन केप ऑफ गुड होप ये लंबे डिस्टेंस की वजह से ही देखा गया था, क्योंकि जो अरब जैसे इंडिया का जो ट्रेड हुआ करता था वो यहाँ से अरब हुआ करता था, फिर अरब से यूरोप जाया करता था। लेकिन किसी रीजन की वजह से ये ट्रेड जो था वो ब्रेक हो गया था, और काफी लंबे समय तक ये वाला ट्रेड फॉलो ना होने की वजह से यहाँ से इन लोगों को इस तरीके के ट्रेड को फॉलो करना पड़ा था, इस तरीके के जो रूट को फॉलो करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो पहले एक्सप्लोरर थे हमारे, जो केप ऑफ गुड होप थी वो 1487 में फाइंड की गई थी। और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद 1498 को वास्को दी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया। और यहाँ पर पहुंचने के बाद, ये वास्को दी गामा है, यहाँ पर पहुंचने के बाद ये सबसे पहले केरला के कालीकट पोर्ट पे उतरे थे। और वहाँ पर उन्हें जो गुजरात के जो राजा थे जिनका नाम था अब्दुल मलिक, उन्होंने उनसे मिले थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जो कालीकट के जो जैमरीन थे, जैमरीन मतलब जो किंग थे, वो वहां पर वास्को दी गामा का उन्होंने स्वागत किया। और वास्को दी गामा जब वहां से वापस लौट रहे थे तो उन्हें कुछ तरीके के गिफ्ट दिए गए। उस गिफ्ट को जब उन्होंने यहाँ से लेकर अपनी कंट्री ले गए तो वहां पर उन्हें 60% मोर प्रॉफिट हुआ। जो सामान उन्होंने 100 मतलब जो सामान यहाँ पर उन्होंने 1 रुपए की खरीदी थी, उस सामान को उन्होंने यूरोप में 60 रुपए में जाकर बेचा। मतलब 60 टाइम प्रॉफिट हुआ उन्हें यूरोप में। फिर उसके बाद सेकंड पोर्तुगीज हमारे इंडिया में एक्सप्लोर करने आए, जिनका नाम था पेड्रो अल्वारेस डी कोब्राल। ये सेकंड विजिटर थे जिनका नाम था पेड्रो अल्वारेस डी कोब्राल। और फिर उसके बाद इन्होंने 1503 में पुर्तगालीज के लिए एक फैक्ट्रीज बनाई। और ये फैक्ट्री उस समय का ये मतलब नहीं था कि यहाँ पर किसी तरीके का प्रोडक्शन हुआ करता था। इस फैक्ट्रीज का मतलब ये रहा करता था कि ये यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो सामान यूरोप लेकर जाना होता था, उस सामान को वो इस फैक्ट्री में स्टोर किया करते थे, ताकि बहुत आसानी से इसको शिप में लोड किया जा सके। फिर उसके बाद उन्होंने इस फैक्ट्री में गवर्नर बनाना करना चालू करे। तो जो पहले गवर्नर इन्होंने बनाए थे वो 1505 एडी में, मतलब 1505 एडीज में उन्होंने सबसे पहले गवर्नर बनाए थे। देखो ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और हाँ, जो किंग थे उन किंग का नाम है, जो जैमरीन मतलब वहाँ के जो किंग रहा करते थे उन्हें जैमरीन बोला करते थे। जैसे बादशाह हमारे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं राजा, है ना, तो इस तरीके से जैमरीन कैलिकट में बोला करते थे। जो सेकंड एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था पेड्रो अल्वारेस डी कोब्राल, और इन्होंने पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था 1503 में, जहाँ पर, और इस फैक्ट्री का मतलब होता था एक काइंड ऑफ स्टोरेज। वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी? कोची में। फिर उसके बाद इस फैक्ट्री के सबसे पहले गवर्नर जो बनाए गए थे उनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, और ये गवर्नर 1505 एडी में बनाए गए थे। फिर उसके बाद जो सेकंड गवर्नर बनाए गए थे जिनका नाम था अल्फोंसो दी अल्बुकार्क, जो कि 1509 में बनाए गए थे।
1509 ईडी में इन्हें रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज बोला जाता है। और पोर्तुगीज अंपायर इन इंडिया इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिनका नाम अल्फोंसो दी अल्बुकार्क ने इस्तादो दी इंडिया दिया था। फिर उसके बाद 1510 ईडी में 1510 ईडी में उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया और वहां पर उन्होंने थर्ड गवर्नर को बनाया, जिनका नाम था निन्हो दी कुन्ना। ये नाम इस तरीके से ही होते हैं, निन्हो दी कुन्ना। फिर उसके बाद इन्होंने 1530 एडी में गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। ये पूरी तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड होने लगे थे। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली, छोटी सी चीज़ थी, ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि इनका जो क्या रीजन था। ये लोग आए, बहुत तगड़ी तरीके से इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बिजनेस किया, फिर भी वो यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो पोर्तुगीज से पहले हमारे जो इंडिया में अरेबिक जो ट्रेडर थे वो इस्टेब्लिश थे। तो इन्होंने पोर्तुगीज ने आने के बाद जो अरेबिक ट्रेडर्स थे उनके ट्रेड को छीनना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो अरेबिक ट्रेडर्स थे इन्होंने इनका अपोज किया, ठीक है ना। और पोर्तुगीज को दूसरी बात ये बोली जाती थी कि उन्हें ना गोल्ड माइन मिल गई थी ब्राजील्स में, और पोर्तुगीज जो थे वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे जो हमारे इंडिया की रिलीजियस इनटॉलरेंट पॉलिसी थे। हमारे इंडिया में जो लोग थे वो धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर थे, जिसकी वजह से जो पोर्तुगीज को थे उन्हें बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा करती थी। और जो हमने बात करी थी जिनका नाम था सेकंड गवर्नर जो थे, जिनका नाम था अल्फोंसो दी अल्बुकार्क। अल्फोंसो दी अल्बुकार्क ने प्रमोट किया था मैरिज कल्चर को। जैसे पोर्तुगीज मैन थे वो मैरिज कर सकते हैं इंडियन वुमेन्स के साथ, तो ये जो चीज़ थी ये इंडियन कल्चर के और इंडियन रिलीजन को ठीक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी इंडियन को, जिसकी वजह से पोर्तुगीज जो थे वो ठीक तरीके से इंडिया में इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाए। लेकिन इस्टेब्लिश ना होने के कारण भी इन्होंने अपनी जो छाप थी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बना रखी थी। इन्होंने अपने पैर पीछे तो हटाए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इस्टेब्लिश चीज़ें यहाँ पर उनकी रह गई। जैसे उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इस्टेब्लिश कर लिया था। ये एक इस तरीके की मोनोपोली रहा करती थी, जैसे इसमें मेंशन है, पुर्तगालीज हैड मोनोपोली इन अरेबिक सी फॉर एनी एक्टिविटीज इन अरेबिक सी और परमिशन टू टेक द पुर्तगालीज। अगर ये जो इनका जो शिप का जो सिस्टम था, वाटर का जो सिस्टम था, इनके जो शिप थी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की शिप रहा करती थी, जिसकी वजह से वाटर में इनका कोई भी मुकाबला नहीं किया कर सकता था। जिसकी वजह से इन्होंने वाटर में एक मोनोपोली बना ली कि अगर आपको शिप में उतरना है तो आपको हमसे परमिशन लेनी होगी, मतलब पुर्तगालियों से परमिशन लेनी होगी। तो इन्होंने इस परमिशन वाले सिस्टम को ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया था। कहा जाता है कि इन्होंने कार्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। स्लाइड, हाँ ये रहा। इन्होंने कार्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। कार्ड्स एक तरीके का परमिशन लेटर रहा करता था, जिसमें पुर्तगालीज एक स्टंप मारते थे और ये कहते थे कि अब आप जो विजिट कर सकते हो अरेबिक सी में। कहा जाता है कि जो पुर्तगालीज थे वो इतने पावरफुल रहा करते थे, उन्होंने मुगल के जो सबसे पावरफुल जो हमारे पावरफुल किंग थे जिनका नाम था अकबर, उन्होंने अकबर से भी कार्ड्स पे साइन करवाया था अरेबिक सी को विजिट करने के लिए। और तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं अरमाडा सिस्टम। अरमाडा सिस्टम क्या हुआ करता था, अगर कोई इंडियन शिप किसी दूसरी कंट्री में व्यापार करने के लिए जाएगा तो पुर्तगालीज उनको एक अरमाडा सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जिसको अरमाडा सिस्टम कहा करते थे। सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि जैसे जो वहाँ पर हमने देखा है कि जो जैसे जैक स्पैरो थे जो हमारी मूवीज में एक्सप्लेन किए जाते हैं समुद्री लुटेरे, तो अरमाडा सिस्टम इसलिए जरूरी हुआ करता था कि अगर कोई मेन इंडियन शिप है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैंगी, तो लाइक गोल्ड है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उन शिप को अरेबिक शिप में कोई लूट ना ले, इसलिए पुर्तगालीज उन्हें एक अरमाडा सिस्टम प्रोवाइड किया करते थे। एक अरमाडा सिस्टम एक सिक्योरिटी सिस्टम होता था कि एक शिप जा रही होगी तो उसके साथ हम अपनी 5 शिप आपको हेल्प के लिए भेजेंगे, जिससे आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो इन्होंने एक अरमाडा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था
और दे स्टार्टेड अ बिग शिप। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शिप को बनाना इंट्रोड्यूस कर दिया था यहाँ पर। और इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस को भी स्टेब्लिश किया था। और ये उस समय का समय था जब 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी। इन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया था। इन्होंने टोबैको और मेज, मक्का और तंबाकू को यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट किया था। इन्होंने गोस्टिक स्टाइल के जो आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था। गोस्टिक का मतलब हमने देखा होगा, ये इस तरीके के जो ऊपर नुकीले दार जो यहाँ पर आर्किटेक्चर्स हैं, है ना, इस तरीके की। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे मंदिरों का आर्किटेक्चर इस तरीके से होता है, हाँ, ऊपर चोच वाला जो सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं गोस्टिक सिस्टम। इन्होंने गोस्टिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद हम बात करते हैं ये गोस्टिक सिस्टम के फीचर्स क्या होते थे। ये पेंटेड आर्क होते थे, जो मतलब बाउंड्रीज होते थे, उनको पेंट करना होता था स्पेशल तरीके से। और एलिवेटेड रूफ जो होते थे वो ऊपर की तरफ होते थे। एलिवेटेड मतलब कोई जैसे हमारे मंदिर होते थे वो एलिवेटेड रूफ की तरह होते हैं, जो ऊपर की तरफ ज्यादा ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं। और डीप डेकोरेशन, बहुत ज्यादा गहरी डेकोरेशन इन्होंने लाया था। और 1542 एडी में सेंट जेवियर कम टू इंडिया विद द गवर्नर ऑफ अल्फोंसो डी सूजा। तो इसके बाद हम जो हैं, हमने पुर्तगालियोस के बारे में पढ़ लिया है। हम डच के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगालियोस के बाद डच आए। जो पहले जो डच थे, और डच का क्या मतलब होता है, जैसे हॉलैंड और नीदरलैंड के जो लोग होते हैं हम उन्हें डच बोलते हैं। वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम डच बोलते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ था। पहले जो डच ट्रैवलर थे वो इंडिया में आए थे, जिनका नाम था कार्नेलिस दी हुतमान, जो कि 1596 एडी में इंडिया को उन्होंने एक्सप्लोर किया था। फिर उसके बाद 1602 एडी में डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। और पहली डच फैक्ट्री उन्होंने 1605 को मसूलीपट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश किया। जो मेन डच की फैक्ट्री थी उन्होंने चिनसुराह में एस्टेब्लिश की थी, जो कि बंगाल में आज के समय पे है। और 1653 एडी में इन्होंने मेन डच फैक्ट्रीज वहां पर इस्टेब्लिश करी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर बैटल ऑफ बिदारा हुआ था, बहुत फेमस बैटल है, जो कि 1759 एडी में हुई थी। ये बैटल डच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। हालांकि ब्रिटिशर्स डच के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और ये इस्टेब्लिश भी हो चुके थे, तो इन्होंने डचों को हरा दिया था। इस बैटल में हारने के बाद जो डच थे वो इंडोनेशिया की तरफ चले गए मसालों का व्यापार करने। फिर उसके बाद जो ये फाइट हुई थी, इस फाइट में जो ब्रिटिशर्स का कमांडर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर है जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत फेमस कमांडर है ब्रिटिशर्स के। फिर इसके बाद हमारे जो सबसे पावरफुल, जो बहुत लंबे समय तक इन्होंने इंडिया में राज किया, जिनका नाम है ब्रिटिशर्स। ओके, ब्रिटिशर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।